हेलो मित्रों, मैं मानवेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं निर्माण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पर्यावरण से संबंधित है और उसमें कई अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग हर साल पूछे जाते हैं। और पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पे लिखा है ओजोन परत मुख्यतः किस परत में स्थित होती है। तो एक बार मैं आपको ओजोन परत के बारे में और ओजोन अक्षय के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा मजा आएगा। फिर इसमें देखिए, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हमें याद रखना है कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर अलग अलग परतें पाई जाती है। सबसे नीचे वाली जो परत है इसका नाम है सौरमंडल और सौरमंडल से ऊपर वाली परत है इसका नाम होता है समताप मंडल। इस समताप मंडल में ओजोन गैस की एक लेयर पाई जाती है और इसी को बोल दिया जाता है ओजोन की परत या इसी को बोल दिया जाता है ओजोन मंडल। ये जो ओजोन की परत या ओजोन मंडल जो होता है उसमें ओजोन गैस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है? O3 होता है। अब इस O3 पे जब अल्ट्रावायलेट किरणें गिरती है तो यह O3 जो है वह O2 में प्लस नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। फिर वापस यह सेकंड के भी कुछ ही क्षणों में यह वापस जुड़कर निर्माण हो जाता है O3 का यानी ओजोन का। फिर वापस यह जब इस पे अल्ट्रावायलेट रेज गिरती है तो यह परिवर्तन हो जाता है नवजात मतलब O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन में, लेकिन सेकंड के ही कुछ हिस्सों में यह वापस परिवर्तित हो जाता है O3 में। यह प्रोसेस चलती रहती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन की जो परत है वह किन विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेज से, या इसी को हिंदी में कहा जाता है पराबैंगनी किरणें, तो उनसे हमारी रक्षा करती है। सिंपल पॉइंट है। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे और यहां लिखा है, देखो ओजोन की परत किस परत में स्थित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल हो जाएगा। अब इसके बाद में एक और पॉइंट हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे कि देखिए ये जो प्रोसेस हो रही है इसमें तो O3 जो है वह O2 और नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तित हो रही है, वापस O3 में परिवर्तित हुई, वापस में अल्ट्रावायलेट रेज गिरेगी तो O2 और नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तित हुई और दोनों मिलकर वापस O3 का निर्माण होता रहता है और ये प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन कुछ ओजोन अपक्षयी पदार्थ होते हैं जो कि एक प्रकार के गैसीय पदार्थ होते हैं और यह अगर पृथ्वी से अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो जाए, इस क्षेत्र से अधिक मात्रा से उत्सर्जित हो जाए तो फिर यह क्या करते हैं, इस नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं और नवजात ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं। तो नवजात ऑक्सीजन को पकड़ने के कारण, इससे क्रिया करने के कारण O2 से वापस ये जुड़ नहीं पाती और नहीं जुड़ पाएगी तो O3 का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ओजोन की जो परत है वह धीरे धीरे पतली हो जाती है और ओजोन की परत जब पतली हो जाएगी तो इसमें से अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वह पृथ्वी तक पहुंचने लगती है और इसी को कहा जाता है ओजोन की परत में छिद्र हो जाना। तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि ओजोन की परत में छिद्र हो जाने से तात्पर्य क्या होता है। तो ओजोन की परत का पतला हो जाना कहलाता है ओजोन की परत में छिद्र हो जाना। फिर यहां से एक पॉइंट पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ओजोन की परत जो है, ओजोन की परत है, इसको नुकसान करने वाले पदार्थ कौन से होते हैं। तो उन पदार्थों को बोला जाता है ओजोन अपक्षयी पदार्थ। ओजोन अपक्षयी पदार्थ उन्हीं को कहा जाता है ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस कहा जाता है, ODS कहा जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ओजोन अपक्षयी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो हमें याद रखना है, एक तो होता है मिथाइल क्लोराइड। क्या होता है मित्रों? मिथाइल क्लोराइड होता है, इसी का फॉर्मूला होता है CH3Cl। दूसरा हमें याद रखना है मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। और मिथाइल ब्रोमाइड जो होता है इसी का फॉर्मूला होता है CH3Br। तीसरा जो हमें याद रखना है वह है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और कार्बन टेट्रा क्लोराइड को ही लिखा जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, इसी को लिखा जाता है CCl4 करके। और चौथा पॉइंट हमें याद रखना है
फ्लोरीनेटेड गैसेज, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। फ्लोरीनेटेड गैसेज यानी वे गैसेज जिनमें फ्लोरीन पाया जाता है, जैसे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये फ्लोरीनेटेड गैसेज है। तो ये सभी होते हैं ODS यानी ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस होते हैं या ओजोन अपक्षयी पदार्थ होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओजोन अपक्षयी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और फ्लोरीनेटेड गैसेज। अब ये हमने देखो पॉइंट देखा है, तो इससे संबंधित आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे ताकि हमें समझने में आसानी रहेगी, इसलिए पहले ही समझा दिए हैं। अब थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन परत का क्षरण यानी कि खराब होना या कहेंगे नष्ट होना मुख्यतः किस गैस के कारण होता है। तो देखिए अभी हमने गैस के बारे में चर्चा की थी जिसमें ये आया है फ्लोरीनेटेड गैसेज, जो फ्लोरीनेटेड गैसेज में दिखाई दे रही है CFC। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट आ जाएगा इसमें CFC से संबंधित। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन अपक्षय को नुकसान नहीं, ओजोन को परत को नुकसान नहीं करती, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं करती, मीथेन यहाँ पे नहीं करते, मुख्य कौन सी रहती है CFC। तो इसका आंसर C हो जाएगा। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है। तो अभी हमने देखा ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करना या पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करना। तो देख लो पराबैंगनी किरणें कहां पे है, तो ग्रीन हाउस का इसके कोई लेन देन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषित करना नहीं होता है, वायुमंडलीय दाब का नहीं होता है। अब यहाँ पे लिखा है पृथ्वी को सौर विकिरण से बचाना, इस सौर विकिरण के जगह पे हम इसमें ऐड करेंगे UV रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज से बचाना होता है। तो इसका दूसरा जो आंसर है वह सही हो जाएगा। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान किस क्षेत्र में हो रहा है। तो ओजोन परत में सबसे अधिक नुकसान है वह दक्षिणी ध्रुव में हो रहा है। इसका कारण भी समझेंगे। कारण यह होता है कि ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है विषुवत रेखीय क्षेत्र या इक्वेटर कहा जाता है। अब एक विशेष पॉइंट गौर से सुनना, यहाँ पे ओजोन अपक्षय जितने भी जो पदार्थ होते हैं अभी हमने देखा था मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड आदि, उनका जो उत्सर्जन जो होता है वह तो इस क्षेत्र से विषुवत रेखीय क्षेत्र से विषुवत ये वाला जो इक्वेटर है यहां से ज्यादा होता है, लेकिन ओजोन अपक्षय जो होता है वह इस दक्षिणी ध्रुव में ज्यादा होता है। इसका कारण भी सुनना कि ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है विषुवत रेखीय क्षेत्र जो होता है यहाँ पे फसलों का उत्पादन भी अच्छा होता है, और फसलों का उत्पादन अच्छा होता है तो यहाँ पे नाइट्रोजन युक्त गैसों की भी अधिकता पाई जाती है, जैसे कि मान लीजिए NO, N2O, NO2, इन सभी गैसों की भी अधिकता पाई जाती है। और इन गैसों का नेचर होता है कि यह ओजोन अपक्षयी पदार्थों से क्रिया कर लेती है, और ओजोन अपक्षयी पदार्थों से अगर इन्होंने क्रिया कर ली तो ओजोन अपक्षयी पदार्थ है वह ओजोन परत तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए ओजोन अपक्षयी पदार्थों का उत्सर्जन तो यहाँ पे अधिक होता है, लेकिन ये गैसें इनसे क्रिया करने के कारण ओजोन की परत तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए ये जो विषुवत क्षेत्र जो होता है यहाँ पे ओजोन परत का ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर बात करें दक्षिणी ध्रुव में, तो दक्षिणी ध्रुव के आसपास जो गैस जो मतलब कि देश वगैरह है यहाँ से कुछ भी ओजोन अपक्षयी पदार्थों का अगर उत्सर्जन किया गया तो दक्षिणी ध्रुव होता है, यहाँ पे हमें पता है कि कोई भी इस प्रकार की फसलों का उत्पादन नहीं होता, पूरा बर्फ से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे फसलों का उत्पादन नहीं होता, तो ये वाली नाइट्रोजन युक्त गैसें भी नहीं पाई जाती, और ये गैसें अगर प्रॉपर मात्रा में नहीं पाई जाती तो यह ओजोन अपक्षयी पदार्थों से क्रिया भी नहीं कर पाती, और ओजोन अपक्षयी पदार्थ जो होते हैं वह सीधे पहुंच जाते हैं यहाँ पे ओजोन की परत तक, और ओजोन की परत तक पहुंचाकर उसको नुकसान कर देते हैं, ओजोन को नुकसान कर देते हैं। इसीलिए दक्षिण ध्रुव जो होता है, देखो गौर से सुनना, ओजोन अपक्षयी पदार्थों का उत्सर्जन तो यहाँ पे किया जाता है ज्यादातर, लेकिन नुकसान कहाँ पे होता है ओजोन परत में, दक्षिण ध्रुव पे होता है। इसका कारण ये होता है, कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में याद रखना, आगे काम आएगा। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किस अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत ओजोन क्षरणकारी पदार्थों के उपयोग को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं। यानी ओजोन में जो नुकसान हो रहा है उसमें बहुत सारी गैसें हैं, तो कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल बनाया गया, कौन सा ऐसा सम्मेलन किया गया जिसके तहत उन्होंने निर्धारित किया कि ओजोन अपक्षय जितने पदार्थ है उसको धीरे धीरे कम करो। तो उस प्रोटोकॉल का नाम है
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कभी अगर भूल जाओ तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आगे वाला शब्द होता है MO, और ओ से याद कर लेना ओजोन, यानी ओजोन से संबंधित जो क्षरणकारी पदार्थ होते हैं उस पर रोक लगाने की बात इस प्रोटोकॉल में की गई थी। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे CFC का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है। तो सभी को पता होना चाहिए यह CFC जो है वह एक प्रकार की ठंडी गैस होती है, या ऐसे जो उपकरण है जिसमें कि ठंडक प्रदान करनी है उससे यूज किया जाता है CFC का। तो यह रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर में उपयोग किया जाता है। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी गैस प्रमुख होती है। अब ग्रीन हाउस शब्दावली है तो इसमें ग्रीन हाउस क्या होता है इससे संबंधित कुछ छोटे से कुछ पॉइंट भी समझेंगे। देखिए इसको ऐसा समझना है कि विदेशों में या कहेंगे जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे सर्दी बहुत अधिक होती है, ऐसी स्थिति में वहां पे ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं और ग्रीन हाउस में ग्रीन कलर की सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसका नाम दिया ग्रीन हाउस। इस ग्रीन हाउस में ये वाला जो हिस्सा होता है यह पारदर्शी कांच का बनाया जाता है। इस पारदर्शी कांच की विशेषता ये होती है कि सूर्य से आने वाली जो लघु तरंगे हैं वह तो इसको पार कर जाती है, लेकिन ये तरंगे जब किसी धरातल से टकराती है, किसी सतह से टकराती है तो यह दीर्घ तरंगों में परिवर्तित हो जाती है, और दीर्घ तरंगे का अधिकांश हिस्सा जो होता है वह इस पारदर्शी कांच को पार नहीं कर पाता है, इसलिए यहीं पे रह जाता है, जिसके कारण यहाँ के तापमान में वृद्धि हो जाती है। और तापमान की ये वृद्धि जो होती है यह इन सब्जियों के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री जो होती है वहां पे वैसे भी तापमान कम है, तो यहाँ पे जो तापमान बढ़ गया है इसके कारण सब्जियों का उत्पादन अच्छी तरह हो गया और यहाँ पे हरी भरी सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया ग्रीन हाउस। क्या नाम रखा गया? ग्रीन हाउस। लेकिन जब ऐसा ही प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल में भी देखा गया तो इसके आधार पे ये पृथ्वी के वायुमंडल में होने वाले प्रभाव को भी ग्रीन हाउस प्रभाव नाम दे दिया गया। कैसे होता है ये भी देखिए। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो सूर्य से आने वाली किरणें जो है वह इस टाइप के शॉर्ट वेव्स होती है, शॉर्ट रेज होती है। जब ये धरातल से टकराती है तो यह लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब कन्वर्ट होकर ऊपर की ओर जब जाती है तो यहाँ पे कुछ गैसेज होती है जो सेम वैसा ही काम करती है जहां जैसे कि यहाँ पे पारदर्शी कांच ने किया था। और इन गैसेज जो है यह कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो यह सबसे महत्वपूर्ण गैस है CO2, इसके बाद में नंबर आता है CH4 का, इसके बाद में नंबर आता है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, और इसके बाद में नाम आता है फ्लोरिनेटेड गैसेज का। फ्लोरिनेटेड गैसेज यानी कि CFC, HCFC आदि गैसेज। अब स्थिति यह है कि ये जो गैसेज होती है यह गैसेज में क्या काम करती है कि ये जो दीर्घ तरंगे हैं, ये जो लॉन्ग वेव्स है इससे सीधा बहुत अधिक मात्रा में इसको पार नहीं होने देती, तो पृथ्वी के तापमान जो है वह यहाँ पे तापमान बढ़ जाता है। यानी ग्रीन हाउस जैसा प्रभाव है पृथ्वी के वायुमंडल में भी देखा गया, इसलिए इसका नाम भी ग्रीन हाउस प्रभाव या कहेंगे हरित ग्रह प्रभाव रख दिया गया या ग्रीन हाउस इफेक्ट रख दिया गया। अब यहाँ से एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव को दर्शाने वाली गैसें या कहेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव है जिन गैसों के कारण उत्पन्न होता है, इनको बोल दिया जाता है ग्रीन हाउस गैसेज। और ये ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती है, तो एक क्रम याद रखना। सबसे महत्वपूर्ण होती है CO2, इसके बाद में होता है CH4, इसके अलावा N2O भी होती है, इसके अलावा फ्लोरिनेटेड गैसेज यानी CFC, HCFC भी होती है। इसके अलावा जो बादल जो होते हैं, बादल भी ग्रीन हाउस प्रभाव को दर्शाते हैं, क्योंकि बादलों की अधिकता हो जाती है तो भी ये जो लॉन्ग वेव्स है यह पार करके ऊपर की ओर नहीं पहुंच पाती, ये भी दर्शाती है। बादलों को जलवाष्प भी बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे चर्चा करेंगे इस ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में। और ग्रीन हाउस गैसेज में कौन सी गैस प्रमुख होती है, तो देखो नाइट्रोजन तो बिल्कुल भी नहीं होती, ऑक्सीजन भी नहीं होती, हीलियम भी नहीं होती, तो कौन सी होती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यहाँ हमने लिखा है तो ये इसका आंसर है वह CO2 हो जाएगा। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है? तो योगदान नहीं देती है तो देखो इसमें मीथेन जो है यानी CH4 ये तो योगदान देती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 अभी हमने लिखा योगदान देती है। जलवाष्प जो होती है यह भी योगदान देती है। कौन सी नहीं देती? तो नाइट्रोजन है वह कोई योगदान
नहीं देती है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे हिस्सा देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को क्या कहा जाता है। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है जिसमें पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और इस पृथ्वी के तापमान को बढ़ना ही कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग को ही कहा जाता है वैश्विक तापन, यानी ग्लोब यानी पृथ्वी का गर्म हो जाना। बी वाला क्वेश्चन इसका सही रहेगा। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण क्या होता है। तो देखो वनों की कटाई भी होती है, क्योंकि वनों की कटाई होगी तो सिंपल पॉइंट है कि पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी, और पेड़ पौधों की कमी होगी तो इसका मतलब यह है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। तो यह भी होता है। औद्योगिक उत्सर्जन जो होता है इसमें भी ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ सकती है, क्योंकि औद्योगिक उत्सर्जन होगा तो हम कहेंगे नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, फ्लोरिनेटेड गैसेज है, या इसके अलावा CO2 वाली गैसेज है, मीथेन वगैरह, ये ज्यादा मात्रा में निकलते हैं तो इसके कारण भी हो सकता है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ये तो होता ही है, तो उपरोक्त सभी, तो ज्यादा उचित आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, डी वाला जो है वह इसका आंसर रहेगा। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो सिंपल पॉइंट है कि यह क्या करता है, पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है। तो देख लो इसमें से कौन सा है, तो ये लिखा है सी वाला, पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होने वाले प्रमुख समस्या क्या होती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होगी, विश्व में तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़ने से बर्फ जो है वो पिघलने लगती है, और बर्फ पिघलने के समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और समुद्र का जल स्तर अगर बढ़ता है तो छोटे मोटे कई द्वीप होते हैं जैसे कि श्रीलंका है, या श्रीलंका से भी छोटे छोटे द्वीप है, वो हमेशा के लिए जलमग्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान क्या है, तो ये है समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। फिर इसके बाद में ग्रीन हाउस कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे, और अम्लीय वर्षा के बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे। उसके बाद में आपको याद रखना है, अगर बात करते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में, तो देखिए साधारण वर्षा जो होती है उसका पीएच मान जो है वह, जैसे कि यूं कहेंगे कि जैसे पानी है और वर्षा हो रही है, तो शुरुआत में तो बिल्कुल शुद्ध पानी रहेगा, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी की ओर आएगा तो इसमें बहुत सारी गैसें वह मिल जाती है, गैसें मिलने से इसका नेचर है वह थोड़ा सा अम्लीय भी हो जाता है। तो उसका पीएच मान जो होता है वह 5.6 या इससे अधिक का होता है सामान्य वर्षा जल का। लेकिन जब पीएच मान है वह 5.6 से भी कम होना लग जाए तो फिर हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक हो जाता है। त्वचा पे गिरती है तो त्वचा को नुकसान पहुंचाती है, बालों पे गिरती है तो बालों को नुकसान पहुंचाती है, पेड़ पौधों पे गिरती है तो हरे जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें से क्लोरोप्लास्ट नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण पेड़ पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं। तालाब में गिरती है तो तालाबों का पीएच मान कम हो जाता है, तालाब के जीव जंतु मरने लगते हैं। मृदा पे गिरती है तो मृदा का पीएच मान कम हो जाता है, जिससे उत्पादकता प्रभावित होती है। छोटे कीटों पे गिरती है जैसे मधुमक्खी, तितली पे, तो इनको भी नुकसान करती है। इसके अलावा कोई मार्बल जो है, जैसे कि मार्बल की कोई भी कहेंगे कोई इमारत बनी हुई है उस पे गिरती है तो उस पे पीले पीले टाइप के स्पॉट बना देती है, और कई बार ऐसे छोटे छोटे ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बना देती है जिसे स्टोन लेप्रोसी तथा स्टोन कैंसर कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि स्टोन कैंसर और स्टोन लेप्रोसी का कारण कौन है, तो वह भी रहती है अम्लीय वर्षा। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या होता है। हाँ, इसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे कि यहाँ पे हमने अभी याद किया कि जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो ऐसी वर्षा स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है, इसी को कहा जाता है अम्लीय वर्षा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा किस वर्षा को कहेंगे, जब वर्षा जल का पीएच मान कितना हो जाए, 5.6 से कम। दूसरा पॉइंट हम कहेंगे अम्लीय वर्षा जो होती है वह दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्थलीय अम्लीय वर्षा और एक होती है सामुद्रिक अम्लीय वर्षा। अभी हम चर्चा करेंगे स्थलीय अम्लीय वर्षा के बारे में। तो स्थलीय अम्लीय वर्षा जो होती है उसमें याद करेंगे कि ये जो जैसे मान लीजिए कारखाने हैं या कोई वाहन वगैरह है, इससे मुख्यतः दो गैसों का उत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है, SO2 और NO2। अगर ऐसी स्थिति में ये जो पूरा वातावरण है इसमें SO2 और NO2 अधिक मात्रा में गैस उपस्थित है, और मान लीजिए कि यहाँ पे बादल आ गए और बादल ने बारिश स्टार्ट की है, तो बारिश जो होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O। वर्षा जल का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, H2O रहेगा। और ये जो H2O जब नीचे की ओर आता है बारिश की बूंदे, तो इसमें ये जो गैस होती है SO2 यह घुल जाती है
और घुलने के बाद में निर्माण करती है H2SO4 का, और इसी को कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और अगर ये वाली गैस अधिक मात्रा में है तो यह भी H2O के साथ में घुल जाएगी और इससे निर्माण होता है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का। तो यहाँ से 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा का कारण कौन सी गैसें होती है, और स्थलीय अम्लीय वर्षा में मेन होती है SO2 और NO2 होती है। और पूछा जाए कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल कौन सा होता है, तो एक तो होता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, एक होता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे है अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य कारण कौन सा होता है, तो देखो ये लिखा है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं लिखा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो ये भी ठीक है। तो ये इसका आंसर जो है वह बी वाला रहेगा। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट है अम्लीय वर्षा का पीएच स्तर सामान्य वर्षा के पीएच स्तर से कितना होता है, तो ये पीएच स्तर कम होगा तभी तो इसका नेचर कैसा होगा, अम्लीय होगा। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, अम्लीय वर्षा के कारण कौन सा पर्यावरणीय प्रभाव होता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ना तो नहीं होगा, उर्वरता कम हो जाएगी। जलाशय के सारे तो हो भी नहीं सकता। पेड़ों की पत्तियों का क्षतिग्रस्त होना ये होता है, ग्लेशियर का पिघलना ये भी नहीं होता। इसका आंसर जो है वह सी हो जाएगा। फिर थोड़ा आगे की ओर चर्चा करेंगे, अम्लीय वर्षा का सबसे अधिक प्रभाव किस पर होता है, मानव संरचना पर, जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर, वनस्पति पर या उपरोक्त सभी पर। तो सिंपल पॉइंट है, सभी पर होता है। अम्लीय वर्षा होगी तो सभी को नुकसान होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मुख्य रूप से पाया जाने वाला अम्ल जो होता है वह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये वाला इसमें सही रहेगा, अभी हमने चर्चा की थी। फिर निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है, अभी हमने याद किया था सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, अम्लीय वर्षा से कौन सी ऐतिहासिक संरचना प्रभावित होती है, क्षतिग्रस्त होती है, तो वह संरचना प्रभावित होगी जो कि मुख्यतः मार्बल की या संगमरमर की बनी होगी। तो इनमें से मार्बल या संगमरमर का कौन बना हुआ है, ताजमहल, तो ये प्रभावित होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट।